खड़ा है, किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे फल पर जाकर लगे? ठीक है, बोलो क्या बोलते हो? हाँ, बताओ भाई जल्दी से। अच्छा, अच्छा मोहन, मेंसुरेशन लाइव रहेगा भाई, डोंट वरी। देखो, आप ऐसे समझो कि ये एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट 6 फीट है, और ये एक पेड़ है जिसपे यहां पे एक फल लगा है, और पेड़ से कितनी दूरी पर खड़ा है ये 8√3 दूरी पर खड़ा है, और यहां से इसको पत्थर मारना है यहां पर। तो आपको बताना है कि कितने डिग्री के एंगल पर ये पत्थर को फेंकेगा, है ना। तो आप ये समझो कि अगर ये 8√3 है तो ये भी 8√3 होगा, और अगर ये 6 फीट है तो ये भी आपका 6 फीट होगा, और 26 फीट ऊंचा पेड़ है। अगर टोटल टोटल जो पेड़ है वो 26/3 फीट ऊंचा है ना। 26/3 को ही हम 8/2/3 भी बोल सकते हैं, और अगर 8/2/3 बोल सकते हैं तो 8/2/3 में से 6 गया, 8/2/3 में से अगर 6 चला जाएगा तो यहां पे 2/2/3 बचेगा, है ना। और 2/2/3 को ही 3 का दुगना 6 और 2 8, इसको हम 8/3 भी बोल सकते हैं या 2/2/3 भी बोल सकते हैं। पूरी पिक्चर मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, हाँ ठीक है, साउंड यहां से ओके है, एक बार आप बंद करके चालू कर लो, आ जाएगा आपका। देखो, ये आदमी है, यहां पे आदमी खड़ा हुआ है, इसकी हाइट 6 फीट है ना। और ये एक पेड़ है जिसकी टोटल हाइट 26/3 है, या इसे 8/2/3 भी बोल सकते हैं। तो अगर ये आदमी 6 फीट है तो ये भी 6 फीट होगा। तो हमने 8 में से 6 माइनस कर दिया तो 2/2/3 या 8/3 बचा, मतलब यहां पे 8/3 आएगा। अच्छा, ये हमेशा जो है ये तो आपका 90 डिग्री रहेगा। अब आपको ये सोचना है, देखो ये 8/√3 है और ये आपका 8/3 है, ठीक है भाई। अब आपको यह सोचना है कि यहां पे ऐसा हम कौन सा एंगल बनाएं ताकि ये वाली बात जो है अपनी सेटिस्फाई हो जाए। बोलो हाँ या ना। ऐसा क्या किया जाए कि ये आपका सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, आप मुझे आप ये बताओ कि अगर हम यहां थोड़ा ऑप्शन से चलते हैं, अगर मैं इस थीटा को थोड़ी देर के लिए यहां पे 30 डिग्री मान लूं, तो अगर 30 के सामने ये है, अगर 30 के सामने ये है मतलब एक की वैल्यू 8/3 है, तो 60 के सामने क्या होगा? 60 के सामने क्या ये आ सकता है? तो अगर मुझे ये करना है कि एक की वैल्यू 8/3 है तो 60 के सामने क्या होगा, तो इसको मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मैं 3 को √3 और √3 लिख सकता हूं, है ना, और √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 8/√3 आ रहा है। मतलब यहां पे अगर मैं 630 डिग्री रखता हूं तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर कितना है? C 30 डिग्री। समझे या नहीं समझे? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, दूसरा तरीका हम एक और लगा सकते हैं कि हमारे पास ये एक एंगल है जिसमें ये हमारे पास 8/√3 है और ये हमारे पास 8/3 है, तो हम यहां पे टेन थीटा भी लगा सकते हैं, है ना। टेन थीटा लगा सकते हैं तो आपका लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 8/3 अपॉन में 8/√3 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। 8/3 अपॉन में 8/√3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/3, मतलब इससे भी आपको थीटा की वैल्यू कितनी निकल के मिल जाएगी? 30 मिल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है, बिना ऑप्शन के करना है तो फिर अपन इससे करेंगे।
इस वाले त्रिभुज में हम टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि हमें टेन थीटा लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू पता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री मिल जाएगी, है ना, 1/√3। ओके, चलिए जी नेक्स्ट, अगला सवाल। हाँ जी, एक बार बताइए, वॉइस ठीक है, आवाज आपको ठीक सुनाई दे रही है? मुझे यहां से तो सारा सिस्टम ठीक वर्क करता हुआ दिख रहा है। ओके, चलो। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा का कोण बना रही है। कॉट थीटा 8/15 है। मान लें तो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी, है ना। ये एक डोरी है और इससे एक पतंग को आप उड़ा रहे हो, जो कि आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या कहा गया है, पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये आपका 75 मीटर हो गया। फिर आपसे कहा गया है कि कॉट जो है वो 8/15 है। मुझे पहले तो बताओ कि क्या 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है क्या? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आप कहोगे हां सर बिल्कुल होता है ना। तो 17 तो ये ही होना है, और क्योंकि आपसे कॉट का है 8/15, तो ये आपका 8 आएगा और ये आपका 15 आ जाएगा, है ना। आपसे कहा है कि डोरी की लंबाई बताओ, तो 15 की वैल्यू 75 है, मतलब ये 5 गुना है। तो 17 का भी आप 5 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 85 मीटर। तो ये जो डोर है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। बी आपके क्वेश्चन का आंसर है, 85। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बेस बोलता तो बेस का 5 गुना करते, 8 इसका 5 टाइम्स करते, 8 5 जा 40, सबका 5 टाइम्स हो जाएगा भाई, 15 5 जा 17 5 जा 8 5 जा, सबका 5 गुना करते, बेस अपने को पता चल जाता। चलिए अगला एक क्वेश्चन है। एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर हैं, ठीक है। एबीसी 3 व्यक्ति हैं। ए एक तट पर खड़ा है, बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हैं। बी को लगता है कोण एबीसी 30 का है, सी को लगता है एसीबी 60 का है, और ए बी और सी 100 मीटर की दूरी पर है। नहर की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, हाँ जी। नहीं हिमांशु, देखिए, देखो नहर कैसी रहेगी, नहर कुछ इस प्रकार की रहती है ना। नहर ऐसी रहेगी और ये ऐसे इसमें पानी बह रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये नहर है और ये पानी बह रहा है। तो आप ऐसे समझें कि ए जो है एक तट पे खड़ा है और बी और सी एक तरफ है ना। ये नहर हो गई। इसमें होता यह है कि ए एक तरफ है, मान लो ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है ना।
तो ए और बी में कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा और ए और सी में कुछ ऐसा कनेक्शन बनेगा, है ना। और हमें नहर की चौड़ाई बतानी है, मतलब हमें ये वाली लाइन को पता लगाना है कि ये कितनी होगी, मतलब ये, है ना, ये हमें पता लगाना है। बी और सी सामने के तट पर खड़े हैं, ये आपको क्लियर है। एबीसी, बी को लगता है कि एबीसी 30 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 30 का होगा, जबकि सी को लगता है कि एसीबी 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बी और सी 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर की है। तो आपको नहर की चौड़ाई बतानी है। नहर की चौड़ाई मतलब ये पता लगाना है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, ये कितना होगा। अब मैं आपको एक पुराना कंसेप्ट याद दिलाता हूं, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। आप देखो, क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है? आपका दिमाग पता है कहां से चलता है? जब आप 30-60 को देखते, जैसे ही आप 30-60 को देखते, ये आपका एक्स है और ये आपका पूरा 100 मीटर है ना, और एक्स की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो मुझे आप ये बताइए कि 30 और 60 के केस में 3 और 1 का रेशो होता है। देखो, पहले तो मैंने आपको यह कहा था कि अगर 30 और 60 है तो यहां पे 1:2 होता है, लेकिन अगर 60 को हम इधर कर लेते हैं तो फिर 1 और 3 का रेशो होता है। ये मैंने शायद कल की क्लास में आपको बताया था। तो 3 + 1 का रेशो रहेगा, तो 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू 25 आएगी, तो एक जगह 3 की वैल्यू 75 होगी और इस जगह 1 की वैल्यू 25 होगी। अब आप कुछ भी कर लो, आपको तो x पता लगाना है कि x क्या होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 30 डिग्री है, तो 30 के सामने अगर 25 है तो 60 के सामने क्या, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 25√3, और यही नहर की चौड़ाई है। मैंने इसी डायग्राम को घुमा के यहां बनाया है। ये डायग्राम ऐसे समझना आता है, इसलिए मैंने इसको घुमा के यहां बना दिया, आप समझें। ये वही है, यहां ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है, बात वही की वही है ना। तो 30 के सामने 25 है, तो 60 के सामने क्या, तो वो आ जाएगा आपका 25√3। ये आंसर है आपका डी वाला, नहर की चौड़ाई। ओके, हाँ, ठीक है भाई, खुश। अब अगला, बिल्कुल जी। चलो समझा दें। ये फिर एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे आपको। एक सीढ़ी क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दीवार के सहारे खड़ी है। इसके दीवार को, आधार को दीवार से ए मीटर दूरी पर खींच लिया जाता है, तो दीवार से सीढ़ी 2 मीटर नीचे हो जाती है। तो समझना,
ये एक दीवार है इस प्रकार की, है ना, और एक सीढ़ी इससे लगी हुई है। तो अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अभी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एक सीढ़ी है और अभी आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर इसी सीढ़ी को हम थोड़ा सा खिसका दें, है ना, हमने सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, तो नीचे खिसकाएंगे तो ये इधर बढ़ेगी। तो इसको जब हमने खिसकाया तो ये ऐसी चली गई, और अब ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब पहले सीढ़ी कहां थी? पहले सीढ़ी यहां थी और अब यहां आ गई है ना, और यहां सीढ़ी पहले यहां थी और अब यहां आ गई है। तो इसको हमेशा ए नाम देते हैं और इसको हमेशा बी नाम देते हैं। समझ में आया? पहले सीढ़ी यहां थी, फिर सीढ़ी को हमने खिसका दिया तो सीढ़ी यहां आ जाएगी, तो कोण जो है छोटा सा बन जाएगा। शायद आप ये बात को समझ पा रहे हो, है ना। तो इसका एक छोटा सा फंडा होता है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये डायग्राम उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फंडा मात्र इतना है, एक छोटी सी ट्रिक यहां पे लगती है, और वो ट्रिक क्या है? जब भी ऐसा सवाल आए, ए इज इक्वल टू बी इंटू 10 एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ए इज इक्वल टू बी इंटू 10 एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। एल्फा इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ये दोनों एल्फा और बीटा है ना। तो आपको कहा गया है कि सीढ़ी को 2 मीटर नीचे कर दिया जाए। मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है, लेकिन ए की वैल्यू आपसे पूछी है कि सीढ़ी कितनी स्थान खिसक गई, मतलब ये आपको पता लगाना है। तो आपको कुल मिला के ए पता लगाना है, बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। एल्फा प्लस बीटा 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 90, और 90 का आधा हो जाएगा 45, और 45 का मतलब क्या होता है? 1। तो ये आपका आ जाएगा 2। तो अगर सीढ़ी यहां 2 मीटर नीचे आई है तो इधर भी 2 मीटर बढ़ेगी। बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 1090 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। आगे आप समझदार हैं। 1090 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1045, मतलब 1, 2 इंटू 1 1। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सीढ़ी खिसकाने वाला सवाल आएगा तो इसको आपको यूज करना है, ये ट्रिक को आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। हम्म पढ़ लिया भाई? डायग्राम बनाओ, शानदार सवाल है, डायग्राम बनाने का खेल है इसमें। डायग्राम बनाने में मेहनत लगनी है बस। हम्म
ओके, चलिए सुनिए आप क्या सवाल है, समझना थोड़ा खेल। आप ऐसे समझिए कि ये एक झील है ना, और झील के किनारे एक टॉवर है। तो इस प्रकार का झील के किनारे एक टॉवर है जिसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है ना। और यहां ऊपर कहीं आप एक बादल देख रहे हो, ठीक है। तो झील से इसकी हाइट कितनी है ये आपको नहीं पता, और इसको जब आप इस बादल को देख रहे हो तो इसको देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इसको देखने पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब याद रखना, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी शेडो बनेगी। ये जो आपका बादल है उतनी ही इसकी क्या हो रही है, शेडो बन रही है। तो ये बादल यहां पे झील के, ये पानी है पूरा, है ना, ये पूरा आपका पानी है। तो इसमें जब आप झील में इसकी परछाई देख रहे हो तो जितना वो ऊपर होगा उतना ही वो नीचे होगा। तो यहां पे उसकी आपको परछाई भी दिखाई दे रही है ना। और जब आप इसी टॉवर के शीर्ष से, मतलब यहां से जब आप इसको देखते हो तो यहां से इसको देखने पर आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं इसको वापस से यहां मिला देता हूं और इसको इधर से मिला देता हूं, है ना, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहां पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना भी ठीक है क्या, है ना। और ये आपका टॉवर है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं और सॉलिड कर देते हैं। ये पूरा खेल है भाई, और आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो अब जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनते जाना, है ना। हम पहले तो कहीं भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी नाम दे देते हैं और इसको ई नाम दे देते हैं। इतना काफी है। अब आप पहले ये देखिए कि अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना। और ये दोनों भी बराबर होंगे, हालांकि हमें पता नहीं है कि ये कितना है। तो हमने ऐसा करा कि माना ये x है, क्योंकि हमें तो ये पूरा निकालना है ना। हमें ये आपसे पूरा पूछा गया है। तो ये आपके पास 60 है जिसके बारे में आपको जानकारी है। अब आपको इसके ऊपर जो x है ये निकालना है। तो मुझे बताओ कि 30 के सामने अगर x है, 30 के सामने x है, तो यहां 60 के सामने क्या होगा, ये होगा x√3। क्या होगा, x√3 होगा। 30 के सामने x है तो 60 के सामने क्या होगा, x√3 होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। दूसरी बात, यहां पे एक चीज हम और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये पूरा 60 प्लस x है तो ये पूरा भी क्या होगा, ये भी आपका 60 प्लस x होगा। अगर ये 60 प्लस x है तो ये भी 60 प्लस x होगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी 60 प्लस x होगा, यहां से यहां तक। और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 120 प्लस x। क्या बन जाएगा, 120 प्लस x। अब आखिरी चीज देखना, अब आपने क्या करना है कि ट्राइंगल एबीसी में 60 के सामने कितना है, 60 के सामने 120 प्लस x है। तो आपसे मैं पूछूंगा बताओ इसके सामने क्या है ना, 30 डिग्री के सामने क्या। तो आप कहोगे सर 120 प्लस x/√3, है ना। अब आखिरी बात हम जानते हैं कि हमारे पास, इसको और कोई नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो डी, ई और एफ नाम इसको दे दो। हम एक चीज जानते हैं कि BC और AF बराबर है। तो BC कितना निकल के आया, 120 प्लस x/√3, और A से लेकर F तक हमारे पास कितना है, वो x√3 है। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3x, और इधर बचेगा 120 प्लस x। 3 में से x जाएगा 2x, और इसका तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो x की वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस 60
बादल 120 मीटर की हाइट पर है। सी आपका आंसर आएगा। कैसा लगा सवाल, यह बताने का कष्ट करें। मजा आया कि नहीं आया? शेडो की बोला ही नहीं है सर, फिर शेडो की नहीं बोला है मतलब ये क्या लिखा है? छाया का मतलब क्या होता है? छाया का मतलब शेडो ही होता है ना। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, कुछ नहीं है। ये 60 है तो ये 60 है, हमने इसको माना x, इसको माना कि ये x है तो ये x√3 है। फिर अगर ये पूरा 60 प्लस एक्स है तो ये भी 60 प्लस एक्स होगा, तो ये भी 60 प्लस एक्स होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 120 प्लस एक्स। 60 के सामने 120 प्लस एक्स, तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? 30 के सामने ये हो जाएगा। तो ये आपका हो रहा है 120 प्लस एक्स बाई √3, और ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख के सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू 60 मिली। 60 प्लस 60, बादल जो है 120 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला, आनंद आया? इसको करिए। अच्छा, शेडो नहीं हो तो फिर क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे वो, फिर और कुछ नया पूछेंगे क्वेश्चन में। चलो समझे। एक टावर के शीर्ष से एक 60 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष और मूल के अवनमन कोण 30 और 60 है। देखो, एक टावर के शीर्ष से 60 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष और मूल के अवनमन कोण, ये एक टावर है जो बड़ा है, और इसके सामने एक और टावर है जो छोटा है, और ये आपका 60 दिया हुआ है। ठीक है, शीर्ष से एक 60 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष के मूल, तो अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो एक और कोण हो जाएगा, है ना। और हम देखो वो जानते हैं कि अपना जो फंडा चलता है ऑल्टरनेट एंगल वाला, कि जो ऊपर है वो कोण नीचे आ सकता है। यहां जो कोण बनेगा, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां बनाऊं तो ये जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें कभी भी, आपको तो बस यहां अपनी सुविधा के हिसाब से लेना है। तो यहां 30 डिग्री बन जाएगा, और जब आप नीचे देखोगे तो यहां पे 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल लगेगा, उल्टा लगेगा ये ऐसा। यहां जो कोण बनेगा वो यहां आ जाएगा। तो यहां 30 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है, और ये वाले टॉवर के बारे में पता है कि ये 60 है,
तो ये वाला भी आपका 60 तो होगा ही होगा। बस ये x पता चल जाए तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल लंबाई हमें पता चल जाएगी। बताइए इतनी बात समझ में आई। और सेम जो कंसेप्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज करा था एज इट इज वही करना है कि अगर ये x है तो ये क्या होगा, ये x√3 होगा। और फिर इस 60 के सामने, इस 60 के सामने क्या है, इसके सामने 60 प्लस x है, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे 30 बनेगा। 30 के सामने क्या होगा, वो होगा 60 प्लस एक्स बाई √3। फिर हम क्या करेंगे, 60 प्लस एक्स बाई √3 ये आया है, जबकि ये क्या है, ये आपका x√3 है। तो ये हो जाएगा 3x में से x गया तो 30x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30। तो टॉवर की हाइट क्या होगी, 60 प्लस 30। 60 प्लस 30 मतलब जो दूसरा वाला टॉवर है वो 90 मीटर का है। सी आंसर है। एकदम सेम कंसेप्ट था, है ना। इस 60 के सामने की वैल्यू हमें पता है जो कितनी है, 60 प्लस एक्स है, और बाकी आपको पता लगाना है। बोलिए भाई कैसा लगा ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं सावन, एसबीआई में बैंक में ये चैप्टर नहीं आता। चलिए समझे, आइए। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। देखो आप यहां से एक टावर को देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है, थीटा। थोड़ा और आगे बढ़े, कितना 138 138 मीटर आप आगे बढ़े, और यहां से जब आपने देखा तो यहां से एंगल क्या बन रहा है, यहां से एंगल अल्फा बन रहा है ना जी। और आपसे कहा है टावर की ऊंचाई बताइए, टेन थीटा 1/5 है और सेक अल्फा 193/12 है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पे थोड़ा नामकरण संस्कार करते हैं, ए बी सी और डी, है ना। अगर हम टेन थीटा को देखें तो थीटा यहां है, तो आप इस वाले एंगल में, ट्राइंगल में देखोगे कि ये अगर थीटा है और टेन थीटा बोला है तो 1/5 का मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 है, ये 5 है ना। दूसरे वाले ट्राइंगल पर चले, इस छोटे वाले में, अल्फा वाले में चले, तो यहां पे अगर हम जानते हैं कि ये वाला आपका अल्फा होगा, और यहां बोला है सेक अल्फा 193/12 है, तो सेक क्या हो जाएगा, ये 193 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा।
तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताओ यहां तो ये 1 है, ये 5 है, यहां पे क्या आएगा, है ना, ये आपसे अगर पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? ये आ जाएगा आपका 193 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 193 में से 44 गया, 13 में से 4 जाएगा और 18 में से 4 जाएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो ये हमें 7 पता चल गया कि यहां पे 7 आएगा, है ना। यहां कितना है? 1 है। यहां वो चीज कितनी है? 7 है। अब देखो ट्राइंगल सेम है, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये है आपका ट्राइंगल ए बी और डी, और ये कौन सा ट्राइंगल है? ए बी और सी। तो यहां ए बी 1 है और यहां ए बी कितना है? 7 है। तो ये तो गलत है, हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा। तो हम यहां पे थोड़ा रेशो प्रपोर्शन वाला खेल खेलेंगे, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक तरफ लेते हैं बेस, बेस मतलब आधार, एक तरफ लेते हैं परपेंडिकुलर और एक तरफ लेते हैं हाइपोतीनियस, है ना। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम यहां पे बनाकर चलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोतीनियस हो जाएगा। लेकिन हाइपोतीनियस लेने में तो अपना काम थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। देखो हम ये ले लेते हैं कि ये कितना है? 5 और 1 है। अगर इसको मैं ए नाम दूंगा तो यहां पे एक छोटा सा काम और करते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी को मैं ए नाम दे रहा हूं और यहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? बी नाम दे रहा हूं, है ना। तो अगर मैं ए का और एच का, एच निकालना है तो ए और एच का रेशो बनाऊं और अगर एच और बी का रेशो बनाऊं तो ये सेट हो जाएगा। देखो ये ए है तो ए कितना है? 1 है, सॉरी ये ए है तो ए कितना है? 5 और एच कितना है? तो 1 है ना। फिर इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ तो यहां एच कितना है? यहां पे आपका जो एच है वो कितना है? 7। और यहां पे बी कितना है? तो वो है 12। बोलो हाँ या ना। 5 1 और आपका क्या हो जाएगा? 7 12, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 35। ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 12। ये हमें सारी बातें जो है समझ में आ गई। यहां पे ये 5 है, ये 1 है, ठीक है। बताओ जरा यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ए अपना एल्फा वाला है ना, यहां 12 आएगा, सॉरी यहां 12 आएगा, और बी अपना पूरा थीटा वाला है, मतलब यहां 5 आएगा। ऐसे हो जाएगा भाई, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1 मिनट यार, पूरा गलत है। फिर से इस वाले में अगर हम देखेंगे तो यहां 12 है और 7 है, ये 12 है, ये 7 है, लेकिन यहां पे ये कितना है? 1 है और ये कितना है? 5 है। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 35, है ना। ये क्या है? ये ए है, ये क्या है? एच है, और ये क्या है? बी है। अब आखिरी बात, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए, और अगर ए पता चल जाएगा तो हम फिर उसके बाद एच भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बी कितना है? तो बी पूरा होगा, और बी में से अगर मैंने 138 माइनस कर दिया, ठीक है, बी में से 138 माइनस कर दिया तो अपने आप ए आ जाएगा, हाँ या ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी में से ए जाएगा तो 138 आएगा। तो बी में से ए जाएगा, 35 में से 12 जाएगा तो 23 आ जाएगा, 23 बराबर 138 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी तो हाइट कैसे निकलेगी? 6 का गुणा 7 में कर देंगे, 6 इंटू 7, हाइट आ जाएगी 42, मतलब सी वाला आंसर आएगा 42। ठीक है, अब समझ में आया?
हाँ, रेशो एक बार और बता देता हूं, बिल्कुल। हाँ, देखो रेशो आपको एक बार फिर से मैं समझाता हूं, आप एक चीज समझना। हमने यहां से यहां तक को नाम दिया बी, मतलब ये जो 12 है ये अपने आप में क्या है, ये बी है ना, और ये क्या है, एच है। फिर हमने बी से सी तक को नाम दिया ए, तो बी से सी, अच्छा मैंने यहां उल्टा लिखा था, ठीक है, एक मिनट, मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। ये बी सी है, बी से सी तक है, मतलब ये क्या है, ए है, और ये क्या है, एच है। ये बी से डी तक है, बी से डी तक है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, बी है, और ये हमारे लिए क्या है, एच है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एच, लेकिन ए और बी अलग अलग है। तो हम ए और एच को अगर लिखें, ए और एच को लिखें तो 12 और 7, और यहां पे अगर एच और बी को लें तो यहां पे एच कितना है, 1 है, और बी कितना है, 5 है ना भाई। ये पूरा क्या है, बी है, जो कि हमारे ये पूरा बी है जो हमारे पास कितना है, 5 है, तो ये हमने 5 लिख दिया। और इसके हिसाब से हाइट कितनी आ रही है, इसके हिसाब से हाइट, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ था, ये टेन थीटा दिया था, ये हमने टेन थीटा सॉल्व किया, और ये हमने क्या सॉल्व किया है, सेक एल्फा सॉल्व किया है। तो इससे हमें दोनों में क्या कॉमन मिला, दोनों में एच कॉमन मिला। टेन थीटा के हिसाब से एच 1 आ रहा है, सेक एल्फा के हिसाब से एच की वैल्यू 7 आ रही है, उनको हमने कॉमन लिया। एक हमने ए का जोड़ा बनाया, एक बी का बनाया, और ए, एच और बी का एक रेशो बनाया, ठीक है, रेशो बनाया। और आपको पता है कि अगर बी में से ए हटा दें तो 138 बचेगा, बी में से ए गया तो 138 बचा, है ना। तो बी में से ए गया तो 23 यूनिट्स, इधर बचा 138, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आपसे पूछा था कि हाइट क्या होगी, तो हाइट की यूनिट है 7, 7 से आपने मल्टीप्लाई करा तो हाइट आपको कितना मिल गया, 42, 42। ठीक है, ओके है। बताओ जल्दी, समझ में आ गया यहां तक सभी को? हाँ हाँ, थोड़ा टफ था, बस अब ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ ही क्वेश्चंस बचे, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चंस है थोड़े अच्छे दमदार ही क्वेश्चंस है, लेवल वाले क्वेश्चंस है। ओके, चलो, तो बाकी हम इसके आगे ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 5 6 7 क्वेश्चन ही बचे होंगे, लेकिन वो सारे भी थोड़े टफ हैं, अच्छे लेवल के हैं। तो इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं, कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यू वाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना। हाँ, 35 कैसे आया भाई, 1 है तो 1 यहां लिखते हैं, 7 है तो 7 यहां लिखते हैं, और इनका गुणा करते हैं। ये रेशो वाले चैप्टर में आपने शायद कभी अपने जीवन में पढ़ा होगा, ये अब तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि ये कैसे हल होता है, ए बी और बी सी को मर्ज कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब अगले 4 6 क्वेश्चन है वो और हाई लेवल है, ठीक है। तो चलिए आज यही रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री का हम क्वेश्चंस वाला राउंड जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और अगर आपके घर परिवार में दोस्त यार कोई है जो एमपीएसआई कांस्टेबल पटवारी का बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो कल 14 तारीख से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, विनर्स की ऐप पर बहुत ही कम फीस में आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं।